हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम सब देखेंगे ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बाय एस आर कांतवा बुक का पार्ट सेकंड। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है और इसका मैं आज सेपरेट प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं। आप चैनल पर विजिट करके वहां से इसकी पूरी सीरीज जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी वो आप एक साथ देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 to 50 डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज की खास बात क्या है, जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं ये बुक उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बुक को समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, याद नहीं होता है। ठीक है, तो इसे मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट की ज़रूरत होगी उसके माध्यम से भी कुछ ऐड करके इसमें अच्छे से क्लियर कराऊंगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी से पूरी बुक याद हो जाएगी। और अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या फिर यूपी कैटेट का, बीएचयू का, आईसीएआर का एग्ज़ाम हो, जहाँ भी आपको एग्ज़ाम अगर देना है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोपेनिल, इसका दूसरा नाम क्या है? स्टाम्प F34। हर्बिसाइड शुड बी अप्लाइड इन राइस आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। यानी कि ये जो हर्बिसाइड है, एक चीज़ और इसके बारे में क्लियर कर दूं, ये एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। ठीक है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। प्री इमरजेंस का मतलब क्या होता है कि खरपतवार उगने से पहले जो हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशी खेत में डाला जाता है उसे प्री इमरजेंस हर्बिसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोपेनिल एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। तो धान में ट्रांसप्लांटिंग के कितने दिन बाद इसे इसका छिड़काव करना चाहिए, यानी कि खेत में कितने दिन बाद इसका एप्लीकेशन या फिर इसे अप्लाइड करना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 to 8 DAT। DAT का मतलब क्या है? डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, यानी कि आप जब ट्रांसप्लांट करते हैं, नर्सरी से ले जाके आप बड़े वाले खेत में लगाते हैं, तो 6 से 8 दिन बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द कृषक इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस इन, यानी कि कौन सी बीमारी में कृषक का लक्षण दिखाई देता है प्लांट के अर्ली स्टेज में? तो ये क्या है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये धान की पत्ती है, इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से ये ग्रसित पत्ती है, जिसमें पत्ती पर आप देखेंगे एक धब्बा धब्बा दिख रहा होगा। इसी को क्या बोलते हैं? कृषक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टुंगरू वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी कि धान का जो टुंगरू वायरस होता है वो किसके द्वारा प्रेषित होता है, ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या है? ग्रीन लीफ हापर। ठीक है, ये एक इंसेक्ट है ग्रीन लीफ हापर, इसके द्वारा ये ट्रांसमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड हट एंड वाइट हेड डैमेज टू राइस इज काज्ड बाई, यानी कि देखो, ये मान लेते हैं एक तना है, ठीक है, एक पौधा है धान का, तो धान के पौधे में, इस तने में अंदर क्या होता है? सड़ जाता है। ठीक है, और जो ऊपर की पत्तियां होती हैं जिसे क्या बोलते हैं? हेड। ठीक है, वो क्या होता है? वाइट हो जाता है। तो ये कब होता है ये आपको बताना है। ठीक है, जब भी आपका पौधा स्टेम बोरर से ग्रसित होगा, यानी आपके पौधे में अगर स्टेम बोरर अटैक किया हुआ है तो आपको ये लक्षण देखने को मिलेगा। आपके तने के अंदर क्या होगा? डेड हट होगा और जो हेड होगा वो वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? स्टेम बोरर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, सिल्वरी सूट और ऑनियन लीफ सिम्टम्स ऑफ राइस टिलर्स इज काज्ड बाय। देखिए इमेज अगर देखेंगे तो जो राइस टिलर्स हैं, राइस के कल्ले हैं, वो कुछ ऑनियन यानी प्याज के पत्ते की तरह दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये कब दिखते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, जब भी गाल मिर्च का अटैक होगा तो आपके जो राइस के प्लांट हैं, जो उसके टिलर्स हैं, कुछ इस तरीके से दिखने लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, गाल मिर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय। यानी कि जो धान का ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। तो इसका जो आंसर सही है वो क्या है, ब्राउन प्लांट हॉपर। ठीक है, ब्राउन प्लांट हॉपर द्वारा ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज जो है ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, ट्रांसमिटेड मतलब प्रेषित होता है या फिर एक दूसरी जगह पर फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग। यानी कि जो धान में गंधी बग इंसेक्ट लगता है वो किस स्टेज में लगता है। ठीक है, आपके चार ऑप्शन है, जर्मिनेशन, मिल्किंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज या हार्वेस्टिंग स्टेज। तो इसका राइट आंसर मिल्किंग स्टेज क्या होता है। ठीक है, देखो मिल्किंग स्टेज किसे कहते हैं, जैसे पौधे में फूल आया, फूल के बाद दाने सेट हो गए। ठीक है, लेकिन जब दाने को दबाएंगे तो उसमें दूध जैसा निकलता है। ठीक है, इसमें दूध जैसा निकलता है, इसी को क्या बोलते हैं, मिल्किंग स्टेज यानी कि दुग्धावस्था बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज पर ये गंधी बग इंसेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अटैक करता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस इज। यानी कि बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है, पहले हम समझ लेते हैं टेस्ट वेट किसे कहते हैं। ठीक है, 1,000 दानों का भार। ठीक है, 1,000 दानों का भार, इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट वेट बोलते हैं। यानी कि कोई भी फसल अगर उसके 1,000 दानों का वजन करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट बोलते हैं। तो बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है, 21 ग्राम। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाता है कि सीड इंडेक्स किसे कहते हैं, सीड इंडेक्स किसे कहते हैं। तो सीड इंडेक्स में 100 दानों का भार लिया जाता है। ठीक है, यानी कि 100 दाने के भार को क्या बोलेंगे, सीड इंडेक्स बोलेंगे, और 1,000 दाने के भार को क्या बोलेंगे, टेस्ट वेट बोलेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओराइजा सटाइवा इज डिप्लॉयड स्पीसीज हैविंग क्रोमोसोम। यानी कि देखो ओराइजा सटाइवा ये धान का वानस्पतिक नाम होता है। ठीक है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, 24, 2n बराबर 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फिंग कैरेक्टर्स इन राइस। देखो डॉर्फिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, बौनेपन। देखो डॉर्फिंग का मतलब क्या होता है, बौनापन, कैरेक्टर मतलब लक्षण। तो जो बौनेपन का लक्षण है धान में वो किसकी वजह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, डीजीवुजिन। ठीक है, डीजीवुजिन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए गोल्ड का मतलब क्या होता है, सोना। ठीक है, और सोने का जो कलर होता है वो क्या होता है, पीला, येलो। ठीक है, और एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि पीले फलों में कौन से विटामिन की अधिकता होती है, तो कौन सी होती है, विटामिन ए। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ, यानी कि जो गोल्डन राइस होता है वो किसका रिच सोर्स है। ठीक है, यानी कि किस विटामिन की या फिर इसमें अधिकता पाई जाती है। तो इसका जो आंसर राइट क्या होगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाय, यानी कि सुपर राइस का जो आइडिया किन्होंने दिया था वो आपको बताना। चार ऑप्शन है, GS सुल, BL चोपड़ा, GS खुश या फिर योशिदा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? GS खुश। तो आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाय GS खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि जो भारत सरकार है फर्टिलाइजर पर सब्सिडी कब से देना शुरू किया? करेक्ट आंसर क्या है? नवंबर 1977। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट, जो कॉमन ब्रेड व्हीट होता है, गेहूं होता है, उसका वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? कॉमन ब्रेड व्हीट का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ड्वार्फ व्हीट बिलोंग्स टू, भारतीय जो बौना गेहूं है उसका संबंध किससे है? ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। ठीक है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से तीन सही है, एक गलत है, और गलत वाला आपको निकालना है। ठीक है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इमर व्हीट को ट्रिटिकम डायोकोकम बोलते हैं, ये सही है। मार्कोनी व्हीट को ट्रिटिकम ड्यूरम बोलते हैं, ये भी सही है। मैक्सिकन व्हीट को ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, ये भी सही है। लेकिन इंडियन ड्वार्फ व्हीट को ट्रिटिकम स्फेरोकोकम बोलते हैं, ट्रिटिकम वल्गेर नहीं बोलते हैं। ठीक है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम बोलते हैं। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीट इज ओरिजिनेटेड इन, यानी कि गेहूं का जन्म स्थान कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? सेंट्रल एशिया। ऑप्शन में कभी कभी तुर्की भी आता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन वेट व्हीट जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42, वो होता है, यानी कि द्विगुणित होता है, चार गुणित होता है, त्रिगुणित होता है, या छह गुणित, यानी कि डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड या ट्रिप्लॉयड। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? हेक्साप्लॉयड, यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होता है? हेक्साप्लॉयड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉर्फ व्हीट जिसे मैक्सिकन व्हीट भी बोलते हैं, इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, यानी कि जो भारत में ये किसके द्वारा लाया गया है? डॉर्फ व्हीट या मैक्सिकन व्हीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, ये ऐसे वैज्ञानिक हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन में बहुत लोग हमेशा गलती करते हैं, कृषि लगा देते हैं। ठीक है, जबकि कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं जाता। ठीक है, तो इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में। ठीक है, किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम एरिया अंडर व्हीट इज इन, यानी कि गेहूं का सबसे ज़्यादा एरिया किस देश में है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रैंक सेकेंड इन व्हीट प्रोडक्शन? विच कंट्री रैंक सेकेंड इन व्हीट प्रोडक्शन? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंडिया। ठीक है, इंडिया का द्वितीय स्थान है गेहूं के उत्पादन में। फर्स्ट पर कौन है? चाइना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट वीट वैरायटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाइट, लॉगिंग रेसिस्टेंट
एंड हायर ग्रेन यील्ड, यानी कि पहली कौन सी गेहूं की वैरायटी है जो शॉर्ट प्लांट हाइट है, यानी कि जो पौधों की लंबाई है वह छोटी है, लॉगिंग रेसिस्टेंट, यानी कि गिरने के प्रति अवरोधी होती है। क्योंकि देखिए जब हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो गिरने का डर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जब हाइट कम होगी तो गिरने का डर भी कम होता है, यानी कि लॉगिंग रेसिस्टेंट होता है, ठीक है। एंड हायर ग्रेन यील्ड, और उसकी उत्पादकता भी क्या है, ज़्यादा थी। तो वो कौन सी वैरायटी है, नॉरेन 10, ठीक है, नॉरेन 10। अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ फीड, यानी कि गेहूं की बालियों में अच्छी तरीके से दाना बनने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर क्या होता है, 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है गेहूं के बालियों में अच्छे से दाना बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज नोन एज, गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, ईयर कहलाता है, ठीक है। अगला, द नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट इज, यानी कि गेहूं की सामान्य बीज दर कितनी होती है। 4 ऑप्शन है, 50 kg, 75 kg, 100 kg, 125 kg। करेक्ट आंसर क्या है, 100 kg पर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, wheat crop yielding 50 quintals of grain per hectare removes nitrogen, phosphorus, ये भी नहीं है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास केजी पर हेक्टेयर, यानी कि अगर 1 हेक्टेयर में 50 कुंटल की उपज होती है तो उस खेत से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कितनी मात्रा निकल जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि 100 से 150 केजी नाइट्रोजन, 70 से 80 केजी फास्फोरस और 125 से 150 केजी पोटास। तो वीडियो कैसी लगी आप लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।